चलिए एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न होंगे, अर्थात एनसीईआरटी के बुक से प्रत्येक चैप्टर से आपको बताया जाएगा और वही प्रश्न बताए जाएंगे जो एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर 1 की ओर। तो पहले प्रश्न आपका क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। यदि आपको मानव भूगोल की परिभाषा पूछा जाए तो आप डायरेक्टली इस तरह से लिखेंगे कि मानव भूगोल को परिभाषित करने के लिए कई विद्वानों ने कई तरीके से बताए हैं, जिनमें से कुछ विद्वान इस प्रकार हैं। पहले विद्वान का आप नाम लिखेंगे, जिस विद्वान का नाम आप जानते हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे रेट जेल क्या बताया है, रेट जेल, तो रेट जेल के अनुसार लिखेंगे कि रेट जेल ने बताया है कि जो हमारा मानव भूगोल है वो मानव और धरातल के बीच का संबंध है, संश्लेषित अध्ययन है, मतलब संबंधों का संश्लेषित अध्ययन को हम मानव भूगोल कह रहे हैं, ऐसा रेट जेल का कहना है। तो यही बात आपको ध्यान रखना है कि मानव, अगर हम रेट जेल के माने तो रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल वैसा भूगोल है जो मानव और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन कराता है। वही अगर हम दूसरी विद्वान की माने तो एलन सैंपल है। एलन सैंपल ने क्या बताया है? तो एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच का परिवर्तनीय संबंध है। अर्थात इन संबंधों का अध्ययन अगर कर रहे हैं तो हम मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा एलन सैंपल का कहना है। तो आप एक दो विद्वानों का नाम लेकर परिभाषा बता सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 यदि आपसे पूछा जाए कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, यानी मानव जो भूगोल है, भूगोल तो कई प्रकार के हैं लेकिन मानव जो भूगोल है ये किस तरह से, मानव भूगोल जो है किस तरह से सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न के जवाब देने के लिए आपको क्या करना होगा? आप सबसे पहले ये बताएंगे कि सामाजिक विज्ञान का अर्थ है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम न सिर्फ इतिहास का अध्ययन करते हैं, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र का अध्ययन कराया जाता है। यदि हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हमें इतिहास का भी अध्ययन करना पड़ता है, वही क्षेत्र से संबंधित राजनीतिक चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है, वही हमें कई तरह से देखा जाए तो अर्थशास्त्र के दृष्टि से भी हमको अध्ययन करना पड़ता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल भी सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। इस तरह से प्रूव्ड हो जाता है कि मानव भूगोल जो है ना सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। इतनी बात आपको ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। चलिए हम अब तीसरी प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि एक विस्तारित प्रश्न है और उसमें थोड़ा सा आपको जवाब डट के देना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न होगा आपका, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखे। विषय क्षेत्र पर आपको मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखना है। तो टिप्पणी का मतलब होता है कमेंट करना है आपके, जो भी आप मानव भूगोल से संबंधित चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि मानव भूगोल के अगर विषय क्षेत्र की बात करें तो हम प्रादेशिक भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल, उसके बाद आप ऐतिहासिक भूगोल, सारे चीज़ों का हम इनके क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। मानव भूगोल एक बहुत ही विस्तारित भूगोल है और इसमें ना सिर्फ मानव भूगोल का ही चर्चा है और मानव संबंधों का ही चर्चा है, बल्कि आप ऐतिहासिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से, हर तरह से आप मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात कर लें अन्य कुछ चीज़ों की तो आप कई तरह से मानव भूगोल को देखेंगे। जैसे मानव भूगोल में आपको नज़र आएगा इतिहास, इतिहास नज़र आता है। कैसे मानव भूगोल, किस तरह से मानव भूगोल धरातलीय सीमा से लेकर के एक ऊंचाई स्तर का अपना वर्चस्व बनाया है। अर्थात जिस समय अध्ययन करने मानव भूगोल का चला गया तो बहुत सारे मतलब तथ्य, बहुत सारे सबूत
बहुत सारे अंक गणितीय रूप मतलब विद्वानों के द्वारा दिए गए। तो इस तरह से धीरे-धीरे आज जो है ना एक विस्तारित रूप ले रखा है मानव भूगोल। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगर हम बात कर ले और कुछ बातें, तो मानवीय भूगोल में हम विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। अर्थात मानव भूगोल में यदि आप तूफान हो या मानव का जनसंख्या का संगठन हो या लिंग हो, ये सारे चीज़ों का या आयु से संबंधित चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का अगर हम अध्ययन करते हैं, तो हम मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। मानव भूगोल इतना ही नहीं, जनसंख्या का वितरण बताता है, जनसंख्या का वितरण के साथ-साथ अ, वस्तुएँ का जो है किस तरह से हम हमारा जो उचावच है अर्थात हमारी धरती एक जैसे नहीं है, तो ये सारे चीज़ों का भी हम अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत ही कर लेते हैं। और अगर हम उपक्षेत्र की बात कर लें, तो सामाजिक भूगोल उपक्षेत्र आएगा, नगरीय भूगोल भी आ जाएँगे, राजनीतिक भूगोल भी आ जाएँगे और आवास आ जाएँगे, आवास से संबंधित चीज़ आ जाएँगे, आर्थिक भूगोल इसी के अंतर्गत आएँगे। तो इस तरह से आप मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो इतनी जानकारी आपको हमेशा होनी चाहिए ताकि आप आंसर को लिख सकें। चलिए हम अब दूसरी चैप्टर की बात करेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा होगा विश्व जनसंख्या वितरण, विश्व जनसंख्या का वितरण होगा, वितरण, उसके बाद और वृद्धि और वृद्धि। ये दूसरी चैप्टर में हमें पढ़ना है और दूसरी चैप्टर से हमें किन-किन प्रश्नों पर ध्यान रखना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। आइए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। चैप्टर आपका ये है, चैप्टर नंबर होगा 2, एनसीईआरटी प्रश्न है। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 से आप पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा पूछा गया है कि यहाँ पे जो वही प्रश्न बताया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख करना है। पहले प्रश्न में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले, जैसा कि हम वितरण के बारे में आपको बता दें कि वितरण क्या है, तो जनसंख्या का उपलब्धि ही वितरण है, अर्थात जनसंख्या का क्षेत्र वाइज या क्षेत्र के अनुसार उपलब्ध होना जनसंख्या वितरण कहलाता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या है तो कुछ क्षेत्रों में कम जनसंख्या है। तो ऐसी उपलब्धता को ही हम जनसंख्या वितरण कह रहे हैं। लेकिन इसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो जा रहे हैं। तो पहला कारक मानते हैं जल की उपलब्धता को। देखते हैं यदि जल की उपलब्धता यदि जहाँ अधिक होंगे या आसानी से मिल जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों का संख्या अधिक है और वहाँ पे संख्या अधिक होने का यही कारण है कि जल आसानी से मिल जा रहे हैं। भूमि की आकृति भी प्रभावित कर रहे हैं, तो भू आकृति दूसरा कारक है। आपको भू आकृति ये दूसरा कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर रहे हैं। यदि बात कर लें हम भू आकृति की, तो हमारी जो धरती है वो एक जैसा नहीं है, कहीं ऊँचे हैं तो कहीं नीचे हैं, या कहीं समतल है। तो लोग स्वाभाविक है कि लोग समतल में इसलिए रहना पसंद करते हैं कि आसानी से वे रोड बना सकते हैं, आसानी से घर बना सकते हैं उस पर। तो इस तरह से समतल में अधिक लोगों की संख्या का बसावट है। वहीं अन्य क्षेत्रों पर पहाड़ी इलाके में चले जाएँगे, तो कम लोगों का बसावट है। तो ये जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हैं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरा फैक्टर यदि हम बात करें, तो तीसरा फैक्टर आपका जलवायु है। जलवायु भी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है जनसंख्या के वितरण में। जहाँ जनसंख्या जलवायु अनुकूल है, वहाँ पे हम फसल उगा सकते हैं। अनुकूल नहीं होने पर हम वहाँ पे फसल उगा नहीं सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में हमें जीने के लिए फसल भी ज़रूरी है और फसल जहाँ अच्छे से सालों भर उग रहे हैं, वहाँ पे लोग अधिक रहना पसंद कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जलवायु भी एक बड़ा फैक्टर है। जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न प्रकार के जलवायु की आवश्यकता होती है। यदि ज़्यादा कठोर जलवायु होगा, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। जैसे पहाड़ी इलाका में शिमला क्षेत्रों में, वहाँ पे लोग संख्या में कम रहते हैं। इसका कारण क्या है? कि वहाँ कठोरता देखी गई है जलवायु की। वही आप देखेंगे कि जहाँ रेगिस्तान में जाएँगे तो रेगिस्तान में कठोरता है जलवायु का, जिसके कारण लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से जलवायु भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो मैंने आपको
जलवायु से संबंधित चीज़ों को बता दिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे जन्म दर और मृत्यु दर से पूछा है कि जन्म दर और मृत्यु दर। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर 2 तरीके का जो फैक्टर है, पहला फैक्टर आपका जन्म दर और दूसरा है आपका मृत्यु दर। तो ये जन्म दर और मृत्यु दर से आपसे पूछा गया है कि भई क्या अंतर है दोनों में? तो डिफरेंस यही है कि हम जन्म दर उसको कह रहे हैं जो प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष में, प्रति वर्ष में जन्मे लोगों की जो बच्चों की जो संख्या है, उसको हम जन्म दर कह रहे हैं। वही मृत्यु दर की बात कर लें तो 1000 लोगों पर प्रति वर्ष होने वाले मौतों की संख्या को हम मृत्यु दर कह रहे हैं। तो यहाँ पे यही डिफरेंसेस है कि यहाँ मौतें हो रहे हैं, तो यहाँ जन्म हो रहे हैं। बस ये डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जन्म दर कितने लोगों पर काउंट किए जाते हैं, तो प्रति 1000, कितने दिनों के लिए काउंट किया जाता है, प्रति वर्ष, ठीक है? इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा 3। तीसरा प्रश्न जो है आपका प्रवास प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों का प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक के बारे में बताना है आपको कि कौन-कौन से है प्रतिकर्ष कारक और दोनों में अंतर डिफरेंस बताने हैं। तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक जो है प्रतिकर्ष और अपकर्ष। ये 2 कारकें हैं जो आपको ध्यान रखना है प्रवास के लिए। ये दोनों प्रवास के लिए ज़िम्मेवार हैं। प्रवास सबसे पहले हम प्रतिकर्ष के बारे में आपको बता देते हैं कि प्रतिकर्ष क्या होता है। तो प्रतिकर्ष का मतलब होता है जहाँ लोग रहना नहीं पसंद करते, वहाँ से जाना पसंद करते हैं, वो प्रतिकर्ष कारक है। वैसे कारक जो जिसके चलते लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ से जाना पसंद करेंगे, तो वो प्रतिकर्ष कारक होंगे। अपकर्ष कारक वे होंगे जहाँ लो जिसके वजह से लोग आना पसंद करते हैं। तो सिंपल डिफरेंस ये बेसिक सा डिफरेंस है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष में क्या डिफरेंस है। मैंने बता दिया। यदि आप देखेंगे तो प्रतिकर्ष कारक में आपका बेरोजगारी आ गया, रहन-सहन की छोटी दशाएँ होती हैं, जहाँ प्रतिकर्ष जिसके कारण होते हैं। और अपकर्ष कारण का मतलब होता है कि जहाँ काम मिलने की और रहन-सहन की उच्च दशाएँ होती हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि प्रतिकर्ष कारक के लिए में रहन-सहन की निम्न दशाएँ होती हैं, वही अ, अपकर्ष कारक में रहन-सहन की उच्च दशाएँ होती है। यहाँ रोज़गार का बेहतर साधन होता है अपकर्ष में, वही प्रतिकर्ष में रोज़गार की खराब दशा होती है। तो ये आपके क अंतर देखने को मिलता है। प्रतिकर्ष कारक और भी कई तरह से ज़िम्मेवार है। आपको ध्यान रखना है कि जलवायु की निम्न दशाएँ सामाजिक पिछड़ेपन देखने को प्रतिकर्ष कारक में मिलेंगे। वही अपकर्ष कारक में जलवायु की अच्छी दशाएँ और आपका सामाजिक एक उत्थान की देखने को मिलता है। तो ये प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में आपको अंतर देखने को मिलता है। तो जो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका 4 होगा। 4 नंबर प्रश्न हम बताने जा रहे हैं इस चैप्टर से। 4 नंबर प्रश्न में आपको है जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएँ। जनांकी जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएँ बताने हैं। ये 3 अवस्थाएँ कौन-कौन से हैं जो जनांकीय संक्रमण की अवस्थाएँ हैं। तो सबसे पहले जनांकीय संक्रमण हमें क्या बताती है ये बता देते हैं कि ये लोगों के स्तर को बताने वाली अवस्थाएँ हैं। सिंपल भाषा में लोगों की स्तर को बताने वाली अवस्थाएँ हैं। इन्हें हम 3 वर्गों में इसलिए डिवाइड किए हैं क्योंकि उनके स्तर के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है और तृतीय अवस्था है। तो लोगों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्थाएँ 3 अवस्थाएँ देखे गए हैं स्तर के अनुकूल। एक उच्च स्तर होता है, वही निम्न स्तर होता है, वही मध्य स्तर होता है और निम्न स्तर होता है। तो 3 तरह के स्तर देखने को मिलते हैं। प्रथम अवस्था में क्या होगा? जन संक्रमण का प्रथम अवस्था हमें क्या बताता है? तो प्रथम अवस्था में आपको ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी ही
जनन ज़्यादा होंगे, अर्थात लोगों का जो जन्म होगा वो इस अवस्थाएँ में काफ़ी देखने को मिलता है, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी देखने को मिलेंगे। वही आपको संपत्ति जो है, परिवार जो है, ये आपको इस अवस्था में परिवार ही संपत्ति माना जाता है। मेन चीज़ समझा जाता है कि परिवार है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं है। अर्थात जितना जनसंख्या बढ़ जाए वही हमारी संपत्ति है। ये अवस्था इस अवस्था से गुज़रता है। इस अवस्था में जीवन जो प्रत्याशा होता है एकदम कम होता है। जीवन प्रत्याशा से अर्थ हुआ कि जीने की जो आयु होता है वो कम सालों में लोग मर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे और चीज़ की सुविधाएँ नहीं होती है, सिर्फ़ परिवार को ही ज़्यादा समझा जाता है, इसलिए वैल्यू ज़्यादा दिए जाते हैं, ताकि ये कम अवस्थाएँ होने के कारण, जल्दी-जल्दी मरने के कारण जो है लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं। अतः इस अवस्था में जो है लोग अशिक्षित ज़्यादा होते हैं। स्वाभाविक है, जनसंख्या ज़्यादा होंगे, उसके पास साधन नहीं होंगे तो अशिक्षित होगा। बात कर लेते हैं द्वितीय अवस्था में। तो द्वितीय अवस्था जो है ये मध्य मध्य अवस्था माना जाता है, और मध्य अवस्था में आपको पहले की अवस्था कुछ लोग जो है ना यहाँ पे वृद्धि कम करना चाहते हैं। मतलब कुछ लोग अब सोचते हैं कि भई वृद्धि अब हमको जनसंख्या कम करना है। यहाँ पे उसकी अपेक्षा, प्रथम की अपेक्षा उच्च स्तर के, मतलब ऊँचे दिमाग के लोग होते हैं, और इस अवस्था में जनसंख्या जो है ना थोड़ा-सा, जनसंख्या का जो वृद्धि होगा वो थोड़ा-सा कम जाता है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर जो है कम जाते हैं थोड़ी-सी, लेकिन अभी भी सुधार नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम अगर बिल्कुल पिछड़ेपन की बात करें, तो बिल्कुल पिछड़ापन आपका प्रथम अवस्था होगा, उससे थोड़ा सुधार आपका होगा द्वितीय अवस्था होगा, और तीसरी जो अवस्था है, वो अति उच्च अवस्था है। अंतिम अवस्था माना गया है, और इस अवस्था में जनसंख्या दर स्थिर हो जाता है, मतलब इसमें ज़्यादा वृद्धि दर नहीं होता है और ना ही ज़्यादा मृत्यु दर होता है। ठीक है? मतलब यहाँ पे जनसंख्या स्थिर होते हैं, इस अवस्था में जनसंख्या नगरीय और शिक्षित होते हैं। तो इस तरह से आपको तीनों अवस्था का मैंने बता दिया है। मैंने 2 चैप्टर अभी तक बता दिए एनसीईआरटी के, तीसरे चैप्टर की चर्चा करेंगे। आपको इसको बार-बार सुन कर के याद कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में जाएँगे तो दिक्कत नहीं होगा। हालाँकि हम इसका टेस्ट भी रखेंगे, टेस्ट से पता चल जाएगा कि कौन कितना सीख रहे हैं, ठीक है? आइए हम तीसरा चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर नंबर आपका हो जाएगा चैप्टर 3। 3 चैप्टर एनसीईआरटी का ही ये बुक का चैप्टर है, और ये आपका पहले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे मानव विकास के 3 3 क्षेत्र के बारे में बोला है, मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? 3 क्षेत्र मानव विकास का। मानव विकास के क्षेत्र पूछा है, उसमें भी मूलभूत 3 क्षेत्रों के बारे में बताना है। 3 क्षेत्र। चलिए हम मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्रों की बात बताते हैं। सबसे पहला यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य है, दूसरा शिक्षा है, और तीसरा साधन तक पहुँच है। ये 3 मूलभूत क्षेत्र मानव विकास का माना गया है, अर्थात ये इसके बिना मानव कभी विकास नहीं कर सकता। अगर हम पहले की बात करें तो पहला आपका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य, एक हमको पता है कि हमें काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और एक अस्वस्थ व्यक्ति के पास ऊर्जा नहीं होती है, अतः वो काम नहीं कर सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य का होना मानव विकास के लिए ज़रूरी है। पहला पहला मैंने क्षेत्र बता दिया है। दूसरा क्षेत्र आपका है शिक्षा। जिस तरह से एक अशिक्षित व्यक्ति कभी ये सपना भी नहीं देख सकता है कि हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, क्योंकि उसने अपने साधन को सीमित कर रखा है। तो शिक्षित व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे ऐसे में हम शिक्षा को मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र मानते हैं। अगर हम तीसरा बात करें तो तीसरा आपका है संसाधन तक पहुँच। संसाधन तक संसाधन तक पहुँच तीसरा है। पहुँच होना चाहिए। यदि संसाधन तक यदि आपको पहुँच है, अब हम संसाधन तक पहुँच की बात करें, तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पूँजी नहीं है, तो आप नहीं पढ़ पाएँगे। इसलिए हमको पहुँच होना ज़रूरी है, तभी मानव विकास हो सकता है। हमारे देश में एक जैसे जनसंख्या नहीं है, कुछ के पास पैसे ही पैसे हैं, तो कुछ के पास खाने के लिए तक पैसे नहीं है। ऐसे में वो पढ़ेंगे कैसे? तो इसके लिए हमें हमारी सरकार की ज़रूरत है कि उन वंचित लोगों को संसाधन तक पहुँच करना अनिवार्य है। संसाधन तक पहुँच से मतलब है कि उनको भी
उस तक शिक्षा तक पहुँचाया जाए या जो चीज़ उनके पास नहीं है वहाँ तक पहुँचाया जाए ताकि वो भी विकास कर सके। तो ये 3 मूलभूत क्षेत्रों का मैंने वर्णन किया है। ये 3 मूलभूत क्षेत्र आपको इस तरह से वर्णन करना है। चलिए आइए हम अब अगले प्रश्न की ओर चैप्टर नंबर 3 का हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम लिखना है। 4 प्रमुख घटक के नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं कि मानव विकास के 4 घटक कौन-कौन से हैं। पहला घटक आपका होगा पहला घटक आपका हो जाएगा समता, समता। दूसरा घटक आपका हो जाएगा सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता और तीसरा हो जाएगा आपका उत्पादन और चौथा हो जाएगा आपका सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। तो इस तरह से मानव विकास के 4 प्रमुख घटक, अभी हम इससे पहले मानव विकास के 3 क्षेत्र की वर्णन किए हैं। अब हम बात कर रहे हैं मानव विकास के 4 प्रमुख घटक। ये 4 प्रमुख घटक है जो आपको याद रखना है, समता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादन है और सशक्तिकरण है। ये मानव विकास की 4 प्रमुख घटक हैं। यदि मानव विकास चाहता है तो ये इन घटकों को लाना ज़रूरी होगा। समता की बात करें तो स हम समता से अर्थ है बिना कोई भेदभाव के सभी को समान अवसर मिले, ये समता है। बात कर ले सतत पोषणीयता का, तो संसाधन की उप संसाधन का उपयोग बिना हमारे पीढ़ी हम ऐसे संसाधन उपयोग हम इस तरह से करें कि आने वाले पीढ़ी भी उसका फ़ायदा उठा पाए, तो ये आपका सतत पोषणीयता है। वही अगर हम बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन से मतलब है कार्य क्षमता, अर्थात लोगों में करने की क्षमता विकसित करना, ये उत्पादन है। वही अगर हम बात कर लें सशक्तिकरण, तो सशक्तिकरण हम यदि हम क्षमता विकसित कर लेते हैं, तो अपने आप में सशक्त हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, किसी भी हद तक हम अपने आप को विकास कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो मैंने मानव विकास के 4 प्रमुख घटक का वर्णन कर दिया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका होगा प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा प्रश्न होगा, आइए हम तीसरे प्रश्न को जानते हैं कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर आपको मानव विकास सूचकांक के आधार पर आपको बताना है कि देशों का एक देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता, मतलब देश को किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है मानव विकास के आधार पर। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन इंडेक्स एचडीआई, जिसको हम एचडीआई कहते हैं, ठीक है? मानव विकास सूचकांक एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि किस रूप में वर्गीकृत किया गया जा सकता है। तो हम मानव विकास के आधार पर मानव को 3 वर्गों में मतलब वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला अति उच्च, अति उच्च, दूसरा हम कर सकते हैं मध्यम और तीसरा कर सकते हैं निम्न। ये जैसे कि हम 3 अवस्थाएँ बताए हैं इससे पहले, लेकिन वो अवस्थाएँ संक्रमण अवस्थाएँ अलग थी। हम मानव विकास की मतलब को हम वर्गीकृत कर रहे हैं। तो अति उच्च में वैसा मानव होगा जो पूर्णतः विकसित होगा, जिसको हर संसाधन होंगे, जिसके पास किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं होगी। वैसे मानव अति उच्च मानव होगा। ह्यूमन इंडेक्स के तहत कुल स्कोरिंग 0 से 1 तक मिलता है, जिसमें से हाईएस्ट रैंक 1 है और निम्नता 0 है। इसके बीच में यदि आप 0.8 अर्थात यदि आप 0.8 से ऊपर रैंक लाते हैं, तो आपका मानव विकास अति उच्च माना जाता है। वही अगर हम 0.5 से ऊपर लाते हैं, तो मध्यम विकास वाले माने जाते हैं। वही अगर इस 5 से कम लाने वाले को निम्न विकास के क्षेत्र में रखा जाता है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन इंडेक्स एचडीआई, हमारा भारत एक मध्य विकास वाला मानव है। हमारे भारत का जो लोग है एक मध्य विकास वाले लोग हैं। तो इस तरह से हम मानव विकास को वर्गीकृत 3 अवस्था 3 क्षेत्रों 3 तरह से करते हैं और तीनों तरह से हमने आपको बता दिया है। अगर हम बात कर ले अति उच्च क्षेत्र की, तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन ये सारे देश आपको
अति उच्च विकास वाले मानव माने जाते हैं, वही हम लोग मध्यम विकास वाले मानव हैं, और वही आपका जो हमसे नीचा है, जैसे बांग्लादेश हो गया, जैसे और भी कई देश हैं, अफ़गानिस्तान हो गया, ये सब निम्न विकास वाले मानव हैं। तो इस तरह से हमने आपको ये तीसरा भी प्रश्न हमने आपको बता दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न होगा इस चैप्टर मतलब चैप्टर का 3 नंबर प्रश्न होगा। चलिए, मानव विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? अब आपसे पूछा है कि आप मानव विकास पढ़ तो रहे हो, मानव विकास, बार-बार कह रहे हो कि मानव विकास, मानव विकास। तो भई ये मानव विकास है क्या? इस शब्द का क्या अर्थ है? किसका विकास? मानव विकास का अर्थ किसका विकास? तो मानव विकास से आशय मानव के संपूर्ण विकास से है। मतलब मानव विकास का मतलब है मानव का संपूर्ण विकास, जिसमें मानव के स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, सामाजिक चीज़ हो, आर्थिक हो, ये सारे चीज़ों का विकास, और सबको करने का मतलब विकास करने का अवसर, सबको विकास करने का अवसर ही मानव विकास के अंतर्गत रखा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि सबको समान रूप से स्वस्थ रहने का, उसके बाद है आपको आर्थिक आर्थिक ग्रहण करने का, पर्यावरणीय चीज़ें का, हर चीज़ अगर मानव के लिए समान रूप से मिले, तो यही मानव विकास के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें हम 3 क्षेत्रों का वर्णन हमने अभी बताया है, वो सारे क्षेत्र यदि शामिल कर दिया जाए, तो ही उसी का अर्थ मानव विकास है। तो अभी तक हमने 3 चैप्टर तक आपको बता दिया है, फिर हम अगले 3 चैप्टर को लेकर आएँगे। आशा करते हैं इस बात को आपने अच्छे से सुना होगा, और नहीं तो आप बार-बार इसको सुन कर के याद कर सकते हैं। इसी पर हम लेते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।